energy level diagram for SN2, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर SN2, SN2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। जरा गौर करना, यहां न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको बैक साइड से अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको बैक साइड से अटैक करता है, तो हम लोग के पास बनता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कार्बन, उसके बाद फिर ये लिविंग ग्रुप, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ ऐड होता है और लिविंग ग्रुप अलग हो जाता है। इस स्टेज को आप TS कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट ना। अब देखो, जब तुम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, तो बिकॉज इस केस में कोई रीअरेंजमेंट ये सब पॉसिबल नहीं है, तो जब आप इस एनर्जी को प्रोग्रेस के साथ रिपीट करेंगे, एनर्जी को अगर आप प्रोग्रेस के साथ रिपीट करेंगे, तो ध्यान रखिए कि यहां पे रिएक्टेंट, इसको RL लिख देते हैं, ये RL होगा और साथ में न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके बाद इसका एनर्जी बढ़ता है, उसके बाद इसका एनर्जी घटता है। ये जो बढ़ा हुआ स्टेज आपको दिख रहा है, इसी को आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और फिर R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और लिविंग ग्रुप अलग हो जाता है। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यहाँ कोई रीअरेंजमेंट ये सब है नहीं, तो आप एक ही बार TS लेंगे और वहां से रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक, अब आगे देखो, न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, एंड सो ऑन। न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज्ड, सही है? न्यूक्लियोफाइल कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। अभी जरा ऐसे समझना कि यही सारा चीज तो एनायंस के अंदर होता है, यही सारा चीज तो बेस में भी होता है। OH माइनस कब न्यूक्लियोफाइल है और कब बेस है? सबसे पहले इस चीज को समझना, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास कोई एक एनायन है या कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अगर ये एनायन या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H+ के ऊपर अटैक करा, इफ अटैक ऑन H+, देन इट इज बेस, उस समय ये बेस है। और अगर ये एनायन या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज C+ या C++ के ऊपर अटैक किया, then it is न्यूक्लियोफाइल। मतलब स्पीसीज एक ही है, स्पीसीज एक ही है। अगर वो H+ के ऊपर अटैक किया तो उसको आप बेस कहेंगे, और अगर वो C+ के ऊपर अटैक किया तो उसको आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, मान लो हम तुम्हारे सामने एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे रखते हैं, समझना जरा ध्यान से। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3। थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से। मान लीजिए अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहलिक QH के साथ, और आप इसका रिएक्शन करा देते हैं एक्वस QH के साथ, आपको पता है ना दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा।
अल्कोहलिक क्यूएच डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को फॉलो करता है, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या समझा? तो उस केस में क्या होता है, जरा देखना, ऊपर अल्कोहलिक क्यूएच वाला का मैकेनिज्म दिखाते हैं। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, CH3 CH, CH3 यहां Cl। होता क्या है, जो OH माइनस है वो OH माइनस H पे जाता है, H अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देता है और Cl इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलता है, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है ऐसा। कर लेंगे ना कंप्लीट H डाल के। बताइए यहां OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, बेस है। कारण बेस है, कारण H के ऊपर अटैक है। यस सर। अब देख इधर वाला का, इधर वाले में क्या होगा, हम इसको थोड़ा लिखते हैं, इधर जगह कम है। C बॉन्ड C बॉन्ड C, C बॉन्ड C और ये Cl। पहले क्या होगा, ये Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और जो OH माइनस है वो इस कार्बन के ऊपर आके ऐड होगा। तो जो कार्बन है वो C प्लस है ना? यस सर। तो प्रोडक्ट बन जाएगा C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और OH। देख भाई, अभी रीअरेंजमेंट इस सब में दिमाग मत लगाना, सर मेजर बन रहा माइनर बन रहा, अभी हम नहीं पढ़ा रहे। अभी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जो C पे प्लस है उसी के ऊपर आके OH माइनस अटैक किया है, जबकि यहाँ OH माइनस H के ऊपर अटैक किया। समझे क्या? यस सर। सब नहीं समझा लग रहा है? सुनाई दिया? अरे बोलो ना, हाँ ना बोलो। यस सर, ये मैं समझ गया। तो OH माइनस यहाँ पे बेस है, क्या सब कोई समझे? यस सर। और यहाँ का OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, समझे क्या? यस सर। तो कोई भी एक, बोलो। तो ऊपर वाले का न्यूक्लियोफाइल क्या है? क्या बोला? ऊपर वाले का न्यूक्लियोफाइल अंशु बोल रहा है। यस सर। अंशु बाबू, ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है? नीचे ना सब्स्टिट्यूशन है यार। हाँ सर। नींद में रहता है का? सर पासवर्ड गलत बता रहा था, देर से ज्वाइन हुआ। पढ़ाना तो एकदम एक से नोट करो उसको। पीछे वाला मेरा छूट गया। अच्छा छोड़ दे, नोट कर। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ। सबसे पहला, इफ नेगेटिव चार्ज is on atom of same period, याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल 1 by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लोग सेम पीरियड में एलिमेंट्स के ऊपर निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो जिस एलिमेंट का निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि CH3 में C पे माइनस, NH2 में N पे माइनस, OH में O पे माइनस और F माइनस। लेफ्ट से राइट हुआ क्या है, तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करा तो लेफ्ट से राइट ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीजेस। F minus is weak nucleophile. F minus is weak nucleophile comparison to CH3 minus. CH3 minus is strong nucleophile. लेकिन in
same group nucleophilicity proportional basicity proportional size of anion। एक लाइन और कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पे है ना बेसिसिटी का इनवर्सली है। ठीक है, और यहां डायरेक्टली है। मतलब क्या है, यहां पे हम लोग पहले से पढ़ चुके थे ना कि साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा। ये बेसिसिटी उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहां पे है 1 बाई बेसिसिटी और यहां पे है बेसिसिटी। ठीक है, अभी जरा गौर करना, जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है वो साइज ऑफ एनायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम F माइनस लेते हैं, Cl माइनस लेते हैं, Br माइनस लेते हैं और I माइनस लेते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ साइज इंक्रीज करता है। तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। जब भी हमारे पास पीरियड रहे या ग्रुप्स रहे, आप अगर एलिमेंट्स को डिवाइड करके रखते हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस वे। इस तरह से आपको इन्हें प्रोसेस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। अगर अलग अलग एटम नहीं, सेम एटम, if negative charge is present on same atom, याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल विथ बेसिक नेचर। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब बताइए सर, देखो यहाँ R बॉन्ड O माइनस और फिनॉल में O माइनस और R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस। तुम जरा सोच के बताओ, इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? सुनाई नहीं दिया? इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां मैक्सिमम है, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम, जबकि इसमें और इसमें रेजोनेंस होने की वजह से डिक्रीजेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। सही है? और इसमें तो सबसे लीस्ट ना इक्वल RS है। तो याद रखना इसमें सबसे वीक बेस कौन है? तो लास्ट वाला कार्बोक्सिलेट। लेफ्ट से राइट नेगेटिव चार्ज density decreases, लेफ्ट से राइट बेसिसिटी decreases, लेफ्ट से राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases। न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है, बेसिक नेचर घटता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी घटता है। क्लियर है? और जरा देखो, समझो, बताना सोच के। यहां पे NH2 और एक है CH3 बॉन्ड CH3 और CH3 और है NH2। बोलो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ एक ही एटम है, नाइट्रोजन। वीक बेस
वीक न्यूक्लियोफाइल। अगला एग्जांपल, CH3 CH2 बॉन्ड NH2, ये भी NH2। अब यहाँ देख 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नोट करो। अच्छा, अगर हम तुम्हारे सामने लिख दें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O माइनस, और हम तुम्हारे सामने लिख दें CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 O माइनस, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है इसलिए आपको बताना जरूरी है। बताइए कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, फर्स्ट और सेकंड? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, सेकंड वाला। हाँ बिल्कुल सही, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हम लोगों का वीक बेस है। बट याद रखिए कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर होता है। बोले क्या अंतर होता है न्यूक्लियोफाइल बेस में? दोनों तो एनायन होता है। अरे भाई देखो, जो हम लोगों का बेस होता है उसको H को लेके निकलना पड़ता है, बार बार H मिलेगा लेके निकल गया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ के C प्लस तक पहुंचना पड़ता है। क्या समझा? तो भले ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इसका साइज बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज्यादा है। ये वीक बेस है लेकिन इसका साइज छोटा है, सो स्ट्रॉन्ग बेस होने के बावजूद इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। और वीक बेस होने के बाद भी इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, रीजन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? अब देखो, हमेशा याद रखना कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हमेशा याद रखिएगा कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बोले सर क्या बता रहे हैं? देख भाई, HO माइनस भी न्यूक्लियोफाइल और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट HO माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। याद रखना CH3O माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कंपैरिजन टू CH3OH। याद रखिएगा कि CH3 CH2O माइनस is stronger nucleophile comparison to CH3 CH2OH। ये याद रखना कि HS minus is stronger nucleophile comparison to H2S। किसी भी पर्टिकुलर एटम का निगेटिव और उसका न्यूट्रल अगर है तो निगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज ज्यादा है, जल्दी अटैक करेगा। समझा क्या? यस। अब देख, SN1 rate does not depends on nucleophilic concentration and so on. SN2 rate depends on nucleophilic concentration and so on। मतलब strong nucleophile always favors SN2, ठीक है ना? strong nucleophile favors SN2। क्या समझा? लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट है, वो हम मिसकॉन्सेप्ट दूर किए देते हैं। देखो जरा ध्यान से, CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, एक बार इसको रिएक्ट कराना है CH3O माइनस Na प्लस के साथ,
और एक बार इसको रिएक्ट कराना है CH3OH के साथ। ओके, फिर CH3 CH2 एंड बॉन्ड Cl, इसको एक बार रिएक्ट कराना है CH3O- के साथ Na+, और एक बार रिएक्ट कराना है CH3OH के साथ H+। और तुम्हारे पास है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, इसको रिएक्ट कराना है CH3OH के साथ, और इसको रिएक्ट कराना है CH3O- Na+ के साथ। तीनों क्वेश्चन सामने है, अपने दिमाग में आंसर बना लो, कॉपी बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, दिमाग में सोच लो। हो गया? सोच लिया होगा? हाँ चलो जी, फटाफट बताओ यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलेगा। फर्स्ट में कौन? SN क्या, 1 या 2? चलो लड़ाई हो गया, पता नहीं चला SN1 चलेगा कि SN2। अच्छा इसमें बताओ SN1 चलेगा कि SN2? SN2 चलेगा। इसमें भी, इसमें भी? और इसमें? हम सही गलत नहीं बोल रहे, अभी हम तुम्हारा आंसर लिख रहे हो। ओके, यहाँ भी बोली तो आंसर लिख ही देते। ऊपर क्या चलेगा? SN1 और नीचे SN2। वाह, क्या? अरे बोलना क्या होगा? SN1 होगा, SN2 नहीं होगा। ये हुआ बात, ऐसे बोलो आंसर, सब शांत, मेरा बात। गुड, इधर बता यार, राइट हैंड साइड में क्या चलेगा बोल? SN1 मान लेते हैं, और लेफ्ट में क्या चलेगा? SN2 मान लेते हैं। लेफ्ट में भी SN1 चलेगा। अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं, कोई बात। अच्छा आपको ये बताओ, ये कितना, जब यहाँ से Cl हटेगा तो क्या ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? यस सर। 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफाइल में इतना ताकत नहीं है कि वो SN1 को SN2 बदल दे। मतलब दोनों केस में SN1 चलेगा, चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, फर्क नहीं पड़ता, SN1 ही चलेगा क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? यस सर। अब यहां भी देखो, अगर ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अच्छा तो दोनों SN2 चलेगा। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल में ये ताकत नहीं है कि वो SN2 को SN1 बदल दे। यस। समझे जी? यस सर। और यहाँ आपका कहना बिल्कुल सही है, इधर SN2 होगा और इधर SN1 होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये तो आपको याद होगा। SN1 में 3 to 1 है और SN2 में 1 to 3 है, तो उल्टा कर दी, तो 2 बीच में रहता है और 2 में कंडीशन को बदल के उसको SN1 या SN2 में कराया जा सकता है। किसमें? 2 में। तो SN2 अगर इधर फॉलो किया तो प्रोडक्ट 1 बनेगा, यहां पे आ जाएगा, इसका उल्टा में आ जाएगा। उल्टा सीधा मत सोचना, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री मत सोचना, OCH3। और इस केस में एक प्रोडक्ट में तो ये बन जाएगा और एक रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा यहां पे OCH3। ठीक है, नोट करो फटाफट।
बेसिकली दो तरह का, वन इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है ना जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ अगर प्रोटॉन मौजूद है तो उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देख ले भाई, पोल्स भी है इसमें, माइनस डेल और प्लस डेल, और साथ में हाइड्रोजन होने से प्रोटॉन भी है, इसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे HO मतलब H2O हो गया, जैसे हम लोगों के पास CH3OH हो गया, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई और अल्कोहल ले लो, वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ऐसा दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। उसमें मतलब पोल्स होगा लेकिन प्रोटॉन नहीं होगा। जैसे देख ईथर CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन इसमें प्रोटॉन नहीं। इसी तरह डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड CH3 बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। और देखो पोलर अप्रोटिक, अभी एक और होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो होता है जिसमें डायपोलमेंट ना हो, जिसमें डायपोलमेंट नहीं। जैसे देखो BF3 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका नेट डायपोल मोमेंट अगर आप निकालिएगा तो आपको पता चल रहा है 0 आएगा। यस सर। उसी तरह CCl4, इसका भी म्यूनेट निकालिएगा 0 आएगा। उसी तरह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी म्यूनेट निकालिएगा 0 आएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो देखो सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर बोलेंगे तो कुछ ऐसा सोचना जिसमें पोल्स भी हो, जिसमें प्रोटॉन्स भी हो। NH3 is also polar protic solvent, प्रोटॉन भी है और पोल भी डेवलप है। क्या समझा? यस सर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब पोल्स भी होना चाहिए और प्रोटॉन भी होना चाहिए। पोलर अप्रोटिक का मतलब पोल होगा लेकिन प्रोटॉन नहीं होगा। और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें ना प्रोटॉन होता है ना ही कोई नेट डायपोल मोमेंट होता है। सही है? अब जरा देखना effect of solvent on न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोगों के पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और मान ले एक न्यूक्लियोफाइल, और यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पानी ले लेते, H2O ले लेते, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी H2O, H2O का दो एंड है, H2O का दो एंड है, उसका हाइड्रोजन है पॉजिटिव और ऑक्सीजन है नेगेटिव। सही है? यस सर। तो जो उसका हाइड्रोजन वाला एंड है, पॉजिटिव एंड है, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बनाएगा। नहीं समझा? यस सर। यस सर। ये समझना, हायर द नेगेटिव चार्ज density on anion, more will be
more will be सॉल्वेशन। क्या आप इस सॉल्वेशन वर्ड का मतलब समझते हैं? यस सर। सॉल्वेशन का मतलब हुआ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड का बनना, उसको आप सॉल्वेशन कहते हैं। So higher the negative charge density on anion, more will be solvation. So less will be nucleophilic strength। बोलिए क्या हो गया? लास्ट टाइम एकदम बदल गया, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। क्या ये लास्ट लाइन तुमको बदला बदला सा दिख रहा है या तुम सोच पाया था कि ये घट जाएगा? अरे भाई इसको अगर कोई चारों तरफ से पकड़ के रख ले तो इसका दूसरे साइड पे अटैक घटेगा ना? अटैक डिक्रीजेस। तो अगर आप इसको चारों तरफ से बांध दिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लिया है, सॉल्वेट कर दिया है, तो इसका जो दूसरे कार्बन प्लस पे अटैक होना तो घट गया। अटैक घटा तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ गया कि घट गया? घट गया। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, अब जरा गौर करना समझना। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मान ले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये I माइनस I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। बोलो कौन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? F माइनस I माइनस। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। वेरी गुड। एक सेकंड। अरे यार F माइनस का सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा, इसका साइज भी तो बहुत बड़ा। सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा, मतलब तेरा ही आंसर सही कर दे, यही बोल रहा क्या? नहीं सोच रहे। सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर मिनिमम होगा क्योंकि उसको वाटर चारों तरफ से बांध लेगा। इसका चार्ज डेंसिटी कम है तो याद रखना इसका सॉल्वेशन मिनिमम होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर मैक्सिमम होगा। यही तो ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले आप लिखे थे कि I माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियोफाइल कंपैरिजन टू F माइनस, लेकिन आज उसके साथ एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि अगर मेरे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पता है कहानी उलट जाती है। F माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर आपके पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो बांधेगा नहीं किसी न्यूक्लियोफाइल को, और अगर बांधेगा नहीं तो एज यूजुअल F माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो C प्लस पे ज्यादा अटैक करेगा। क्या तुमको ये समझ में आया? सर तो लेकिन जो चार्ज पड़े थे उसके हिसाब से तो कम ही हुआ। हाँ वही तो देख, हम ही पढ़ाते हैं तो हमको मालूम है ना कहाँ क्या चीज बताना है। समझा? बात को लॉजिक से समझा कर। क्या हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस लाइन के पढ़े बगैर नहीं बनाते थे? जरूर बनाते थे यार, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसा होता था जहां हम लोग सोचते थे कि वो आंसर गलत दिया है या ये वो लंपन। समझा? यस। तो उन सबको डिफरेंशिएट करने का तरीका है सब। अगर आप कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं, अभी हम आपको एक खेल दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिएगा। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां Cl। ठीक है, अब अगर हम तुमको बोले कि इसको अटैक कराओ I माइनस के साथ इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल, और इसको अटैक कराओ I माइनस के साथ इन केस ऑफ BF3, अब दोनों में I माइनस, तो अब आपको सॉल्वेंट पे जाना होगा। अब 2 डिग्री है, ये तो रंग भी बदल सकता है ना। यस सर।
I माइनस से भी मेरा बात नहीं बनेगा, दोनों जगह I माइनस है, एक में I रहता है एक में I माइनस रहता है, तो I माइनस वाले को SN2 में भेज देते और I वाले को SN1 में। सही है? इससे ये दोनों कर सकता है, तुमको मालूम है दोनों कर सकता है। इससे कुछ आंसर आ नहीं रहा तो बचा यही ना। यस सर। तो ये मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें I माइनस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। यहां मैक्सिमम लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल मैक्सिमम। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ऊपर SN2 और नीचे BF3 है। BF3 में देख ही रहा है, BF3 मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोल भी नहीं है। हाँ नन पोलर है, पोल भी नहीं है, वही हम बोल रहे हैं। पोलर अप्रोटिक बोलो या नन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस केस में SN1 क्या समझा? सॉल्वेंट देखिए हम लोग कहां से स्टार्ट किया आप समझिएगा। कार्बो के टाइप देखो भाई, ज्यादा स्टेबल है SN1, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है SN2, चलो गया। फिर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो SN1 भी ज्यादा SN2 भी ज्यादा, वो भी हो गया। फिर उसके बाद अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो SN2, अगर कंसंट्रेशन कम है तो SN1, वो भी हो गया। अब सॉल्वेंट पे हम लोग पढ़े। अगर सॉल्वेंट ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल को बांध के रख सकता है, पोलर प्रोटेक बांध के रख सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम हो जाता है। तो जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कहने का मतलब SN2, उसका रेट कम हो जाएगा। तो अगर पॉसिबिलिटी है SN1 का तो बढ़ जाएगा। नहीं समझा? समझ गया सर। लेकिन एक चीज अभी भी लग रहा है, मतलब जैसे कुछ अगर मतलब नॉन पोलर एप्रोटी के कारण नहीं हो रहा है तो साइज बड़ा होने के कारण सर I माइनस नंबर पे ज्यादा होना चाहिए था। इसे नॉट केस जब साइज पे बताना था मैं उमंग, तो उस समय साइज पे बताए ना चीज। यस सर। आप भी सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं तो साइज को काहे लेंगे यार? नहीं मतलब जैसे कि सर उसमें बोले ना कि ये कुछ नहीं करता सॉल्यूशन में। हम क्या बोले? सॉल्वेशन में कुछ नहीं करता, क्या बोले? पूरा लाइन बोलना। मतलब कि जैसे सर पोलर वाला है तो वो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और जो नॉन पोलर है इसे घेर नहीं पाता है, तो नहीं घेरता है, इसीलिए अपना इफेक्ट नॉर्मल चलता है। हाँ तो सर फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फ्लोरीन तो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या हुआ? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अब तुम दूसरा जगह जा रहा है। नहीं मतलब सर उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप जो पूछ रहे हैं हम उसका आंसर दे रहे हैं। आप सॉल्वेंट को इफेक्ट लेके चलेंगे कि बिना सॉल्वेंट के दूसरे क्राइटेरिया से बात करेंगे? अगर आप सॉल्वेंट, अभी तक हम सॉल्वेंट लिख रहे थे क्या अलग अलग? नहीं सर। तो अगर नहीं रहेगा तो जो बाकी पड़ा उससे काम कर लेना यार। ठीक है सर। और अगर रहेगा तो फिर क्या करेगा? रहेगा तो ये वाला तो समझ गए सर। बस हो गया। एग्जांपल ये। अब पीछे वाले को तुम पकड़ेगा, पीछे वाले में सॉल्वेंट यही होगा, एग्जांपल कहीं नहीं लिखे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहे थे, उसमें हम सॉल्वेंट लिख ही नहीं रहे थे। एक जगह लिख दिया CH3O-, एक जगह लिख दिया CH3OH। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तो ये बता रहे हैं ना कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग है और न्यूट्रल है तो वीक है। तो वीक वाले में SN2, SN1 और स्ट्रॉन्ग वाले में SN2। यस सर। हर जगह का अपना अपना है ना, जिस लेवल में क्वेश्चन आएगा अगर सॉल्वेंट रहेगा देन यू हैव टू प्रोसीड दिस वन। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। बट न्यूक्लियोफाइल के अंदर कुछ ताकत होता है कि वो रिएक्शन को SN1 और SN2 में धकेल दे। सॉल्वेंट में इतना ताकत नहीं होता कि कोई रिएक्शन अगर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की वजह से 3 डिग्री पे ज्यादा होगा तो उसको SN1 से SN2 बदल दे। सर इस लाइन का मतलब देखिए, हर इफेक्ट कुछ ना कुछ करता है लेकिन वो बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं होता।
जैसे मान लीजिए सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। सपोज हमें ना पढ़ा रहे हैं, कोई हमको डिस्टर्ब करना चाहता है कि थोड़ी देर के लिए वो हमको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन वो हमको पढ़ाने से रोक नहीं सकता, वो अपना क्लास लीव करके जा सकता है एंड सो ऑन। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन अगर कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी की वजह से SN1 होना है, तो आप अगर उसमें सॉल्वेंट बदल के सोचिएगा SN2 करा दे तो वो नहीं होगा। नहीं समझा? यस सर। सॉल्वेंट का इफेक्ट कम होगा। हाँ, सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है वो बहुत लेस होता है। जब बहुत सारा पैरामीटर सेम होता है तब आप सॉल्वेंट देख के अपना आंसर लिखते हैं। नहीं तो कोई पहला पैरामीटर में ही आपको आंसर मिल गया, ले लीजिए भाई कार्बोकेटाइन मिल गया 3 डिग्री, तो SN1 होगा, बाकी सोचना ही नहीं है। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 होगा, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। 2 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल में अगर स्ट्रॉन्ग और वीक है तो स्ट्रॉन्ग में SN2 हो गया, वीक में SN1 हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल भी सेम है तो सॉल्वेंट देखेंगे। क्या ये समझा? यस सर। तो ऐसे चीज चलता है, आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, हाँ मन कुछ बोलना है बोल ले भाई। तो यही था हम लोग का SN1 और SN2। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आज एक और रिएक्शन हम तुमको बता दें, नाम है साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या है ये, क्या हो रहा है? Cl हट के उसके जगह पे NH2 आ गया, सही है। Cl हट के उसके जगह पे क्या आ गया है? NH2। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो देखो। इस Cl, इस कार्बन को मार्क कर दिए जहां Cl था, तो यह पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिस कार्बन से Cl हटा है NH2 वहीं आया, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिस कार्बन से Cl हटा NH2 उसके बगल में आया। कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं? सी दैट मैकेनिज्म। यहां Cl है और यहां कुछ नहीं है तो H तो है ही, और ये अब देख NaNH2 क्या करता है? इट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये बेस क्या करता है? ये बेस क्या करता है? H पे अटैक करता है। जब ये H पे अटैक करता है तो H अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटता है। क्या ये तीनों एरो समझा? यस सर। NH2 पहले H पे अटैक करेगा, H को H+ बनना होगा, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बगल पे दे के जाएगा, उसी समय Cl एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा और तुम्हारे सामने जो आएगा वो ऐसा होगा। साथ में H जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया है और Cl- अलग हो गया। पता है इसको आप एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, नाम इसका बेंजाइन। यस सर, बताइए। बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन का ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इसको जरा गौर से देखो भाई, बताओ उसका हाइब्रिडाइजेशन। sp इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp सर। कंफर्म है तुम? यस सर। एसपी होगा सर। sp नहीं होता, sp2 होता है। बोले सर ये कैसे हो जाता है? हम लोग तो पढ़े नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जोड़िए और हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। बिल्कुल सही पढ़ा है और 99% क्वेश्चन में वही काम आता है। जिसमें काम नहीं आता वो यहाँ है। कारण है यहाँ भाई एंगल स्ट्रेंथ। देख sp होने के लिए उसको 180 होना होगा, स्ट्रेट लाइन। यस सर। तुम इसको किसी भी हाल में स्ट्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू
हाई एंगल स्ट्रेन। हाई एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इसका हाइब्रिडेशन sp2 लिया जाता है, ना कि sp। प्रेशर लिया जाता है, मतलब देख sp2 होने से ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर तो है ही, क्लियर है। तो इसका कुछ पी कैरेक्टर जो है वो अगल बगल वाले पाई इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर काउंट करके अपने आप को sp2 बना के रखता है इंस्टेड ऑफ sp। समझे क्या? अब अगला स्टेप क्या है कि इसके ऊपर हम लोग NH2 को अटैक कराएंगे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर गया तो ये प्लस हुआ, तो NH2 का अटैक इधर होगा और मेरे पास बनेगा, देखो हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, जहां माइनस आएगा वहां हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा। ओके, अगले स्टेप में अभी बस हम ये दिखा। और अगर हम लोग इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लाएंगे तो जो NH2 माइनस होगा वो यहां जाएगा। मतलब मेरे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में NH2 उस कार्बन पे भी हो सकता है जिससे Cl हटे, NH2 उस कार्बन पे भी हो सकता है जिससे Cl हटे, या NH2 उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हो सकता है जिससे Cl हटे। क्या समझा? Yes, sir. This is called sign substitution and this is the important reaction. Very important, क्योंकि इसका कोई और दूसरा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है। तुमको बेंजाइन के थ्रू ही जाना होगा। बेंजाइन में हाई एंगल स्ट्रेन होता है which makes it unstable। बेंजाइन में हाई एंगल स्ट्रेन होता है makes it unstable। Due to high angle strain makes it unstable। और इसी अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत रिएक्ट करके अपने आप को फिर से एरोमेटिसिटी में लाना चाहता है। एरोमेटिक बनाना, फिर से एरोमेटिक सिटी में लाना चाहता है। ठीक है, नोट कर इसको बढ़िया से।